शुरू हुआ। हाँ, बज गए 2। 3 मिनट है। स्टार्ट कर दीजिए, बोलिए वीडियो। भाई लोग नमस्कार। कल एनआई एक्ट के बारे में विस्तार से बताया था। मुझे आशा है कि आप लोगों को एनआई एक्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मेरे बताने के बाद मेरे 4-5 साथियों द्वारा 4-5 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न ये पूछा गया कि इसमें अगर प्री मैच्योर कंप्लेंट दाखिल कर दी है तो क्या प्री मैच्योर कंप्लेंट को वापस करके दूसरी कंप्लेंट दाखिल कर दी जाए। तो मेरे साथियों, प्री मैच्योर कंप्लेंट जो दाखिल कर दी है तो दूसरी कंप्लेंट दाखिल करने में अब बहुत अधिक देरी हो गई है। प्री मैच्योर जो दाखिल है उसके बारे में ये देखना है क्या जिस दिन आपने दाखिल की उस दिन संज्ञान लेने के बाद न्यायालय ने क्या आदेश किया। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि उसमें पत्रावली का अवलोकन करिए। अगर उसमें कोई रेमेडी मिलती है तो देखिए। उसके अलावा आप लोगों ने पूछा था क्या सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं या कोई अन्य रेमेडी ले सकते हैं। बिल्कुल, रिकवरी सूट आप दाखिल कर सकते हैं अपनी धनराशि वसूलने के लिए। तो मेरे साथियों, उसमें कोई बाध्य नहीं है कि आप नहीं कर सकते। दूसरा, आप उसमें 420, 406 कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कि आपने जो पैसा लायबिलिटी या ऋण दिया है किसी उद्देश्य के लिए दिया होगा, अगर उसका कोई दस्तावेज है तो आप 420, 406 का मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये 420 के मुकदमे के लिए 7 साल तक का समय है, टाइम लिमिट का नहीं है। तो इसलिए आप आंख बंद करके उसकी परिवाद दाखिल कर दें, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो आपने प्रीमेच्योर दाखिल की है इससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण मेरे साथियों ने पूछा था वो प्रश्न ये था कि इसमें कितना इंटिम मिल सकता है। तो मैंने कल बताया था 143A में चेक के टोटल अमाउंट का 20% बेल कराने के बाद आप दरखास्त देंगे। न्यायालय 20% इंटिम का ऑर्डर करेगा। 2 महीने के अंदर वो पैसा विपक्षी बटे अभियुक्त दाखिल करेगा। और इसके अलावा ये तभी अप्लाई होगा, ये 2 अगस्त 2018 के बाद वाले मुकदमों में अप्लाई होगा। तो मेरे साथियों, बात समझ गए। दूसरा, धारा 148 के तहत सजा होने के बाद जब आप अभियुक्त अपील दाखिल करता है तब आप इस चीज़ को वहाँ भी 20% आपको दाखिल मिलेगा और वो 20% जो दाखिल करेगा तभी उसे बेल मिलेगी। तो मेरे साथियों, आप लोग भली वहाँ एनआई एक्ट के बारे में समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई परेशानी आपको होती है आप प्रश्न करके मुझसे पूछिए, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर कोई त्रुटि या गलती है तो मैं क्षमा चाहता हूं। आज के लिए मैंने जो विषय रखा है वो रखा है एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसका सेंट्रल एक्ट है, जिस एक्ट में सबसे पहले 1 से लेके 83 सेक्शन है और विभिन्न बांटों में बांटा गया है। मतलब नारकोटिक्स और ड्रग्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किन किन चीज़ों को नारकोटिक्स में लिया गया है, किन किन को ड्रग्स में लिया गया है, ये तो आप लोगों को पता है, इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहला, नारकोटिक्स या ड्रग रखना अपराध है, बनाना अपराध है, सेलिंग करना अपराध है, यूज़ करना अपराध है, ट्रांसपोर्टेशन अपराध है। ये आप लोगों को भली भांति परिचित है। इसके बारे में धारा 8 एनडीपीएस एक्ट में डिटेल से दिया गया है कि क्या क्या
अपराध है, कैसे कैसे अपराध है, क्या क्या रखना अपराध है, कितना ट्रांसपोर्टेशन आधार अपराध है, कितना यूज़ करना अपराध है। यहाँ पर मैं आपको एक बताऊँ, 2001 में एक अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट ये हुआ, 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला स्मॉल क्वांटिटी, दूसरा कमर्शियल क्वांटिटी, तीसरा कमर्शियल और स्मॉल के बीच की जो क्वांटिटी है उसमें रखा गया। जो स्मॉल क्वांटिटी है वो सेक्शन 27 में दिया गया है, उसमें भी 2 कैटेगरी बनाई गई है। जो स्मॉल क्वांटिटी इसलिए है कि बहुत से नशेड़ी हैं, एडिक्ट्स हैं, अपने पास रखते हैं, स्मॉल मात्रा है, तो उसकी एक टेबल दी हुई है। आप उस टेबल से, चार्ट से देख सकते हैं कौन क्या क्या स्मॉल क्वांटिटी है। स्मॉल क्वांटिटी जो है उसमें 2 तरह की सज़ा है। एक में सज़ा 6 महीने की और 20,000 तक जुर्माना है। एक दूसरे पार्ट में वो सज़ा, उसमें 20,000 तक का जुर्माना है। तो ये जो स्मॉल क्वांटिटी है, यहाँ पे एक बात और बता दें, स्मॉल क्वांटिटी वाले अपराधों में एडिक्ट्स है तो उसे प्रोबेशन का भी प्राविधान है। वैसे एनडीपीएस में प्राविधान नहीं है। 18 साल से कम आयु के बच्चे के लिए धारा 360 सीआरपी एक्ट अप्लाई करता है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि पहली कैटेगरी स्मॉल क्वांटिटी है। स्मॉल क्वांटिटी में 6 महीने और 20,000 जुर्माना है, 1 साल और 20,000 जुर्माना है। दूसरा कैटेगरी है कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी वो है जो प्रिस्क्राइब की गई है, और वो प्रिस्क्राइब की गई जो क्वांटिटी है उसमें जितनी मात्रा है उसका रखना, ट्रांसपोर्टेशन, यूज, मैन्युफैक्चरिंग सब आता है। उसमें सजा का क्या प्राविधान है? उसमें सजा का तक और 2 लाख रुपए, इसमें 1 लाख है, उसमें 2 लाख रुपए तक का सजा है। अब बीच की जो कैटेगरी आती है, जो ना तो स्मॉल है ना कमर्शियल है, इसमें कितना प्राविधान है? इसमें 10 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना प्राविधान है। अब इन सजाओं के बारे में धारा 15 से लेकर धारा 36 तक, धारा 32 तक प्राविधान दिया है। किसमें ट्रांसपोर्टेशन में कितना होगा, पोजीशन में कितना होगा, हर एक का अलग अलग दिया है। तो वो आप उससे देख सकते हैं कि उसमें मैं ना जाते हुए, तो ये जो सजा है इसमें 10 साल की सजा, 1 लाख। इसमें चार्जशीट आने का समय 90 दिन का है। अगर चार्जशीट 90 दिन के नहीं आती तो 167(2) में आप जमानत प्राप्त कर सकते हैं। 90 दिन के बाद अगर चार्जशीट इसमें आई है, 90 दिन तक नहीं आती है, तो 167(2) के तहत आप जमानत प्राप्त कर सकते हैं। वाले में जिसमें कि पता कमर्शियल डिफाइन की गई है, उसमें चार्जशीट आने का समय 180 दिन है। उसमें 90 दिन के बाद आपको 167(2) में बेल नहीं मिलेगी। उसमें 180 दिन के बाद 167(2) की प्रक्रिया सकती है, जिसमें कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है किस तरह क्या करा जाएगा। तो मेरे साथियों, बात तो आपको स्पष्ट हुई। अब इसके बाद आता है इसके प्राविधान। इसमें कुछ प्राविधान किए अपराध बहुत संगीन, कुछ ऐसे प्राविधान रखे गए जो मैंडेटरी हैं, जिनका पालन करना विधि अनुरूप डायरेक्टरी है। तो जो मैंडेटरी हैं, मैंडेटरी किन किन धाराओं में किन किन का प्राविधान करना आवश्यक है, ये आपकी जानकारी में बहुत आवश्यक है। अगर मैंडेटरी प्राविधान का पालन नहीं किया गया है तो केस खत्म हो जाएगा। आपको पहले, सबसे पहले जब केस आए तो आपको ये देखना है। अब जो चीज़ है 42, सेक्शन 42 है, जब रिकवरी, अरेस्ट, वेसल्स, कन्वेंस में होती है तो उसमें 42 अप्लाई होती है। अगर किसी पुलिस अधिकारी को ये सूचना मिलती है किसी वेसल्स, बिल्डिंग या सराउंडेड पैलेस में कोई चीज़ है, तो वो पहले क्या करेगा, उसे राइट डाउन करेगा, लिखेगा। लिखने के बाद फिर तलाशी लेगा और गिरफ्तारी करेगा। अगर उसके द्वारा लिखा नहीं गया है, इंदराज नहीं किया गया है, तो ये मैंडेटरी प्राविधान में आएगा। मात्र इसी आधार पर मुकदमा छूट जाएगा। 43 में क्या है, पब्लिक प्लेस पे गिरफ्तारी, बरामदगी मैंडेटरी नहीं है। तो मेरे लायक दोस्त, मैंडेटरी प्राविधान केवल 42 है। तो 42 में जब वेसल्स, कन्वेंस, सराउंडेड प्लेस से गिरफ्तारी किसी एनडीपीएस सब्सटेंस की होती है और उसे राइट डाउन पुलिस अधिकारी नहीं करता है, तो ये एक
ग्राउंड बहुत बड़ा है कि मैंडेटरी प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। जिस दूसरा, इसके बाद आप आइए 50 क्या है, प्रायर इंफॉर्मेशन है, और प्रायर इंफॉर्मेशन के बाद अगर कोई रिकवरी होती है तो ये कहा गया है कि अरेस्ट वाले की ये ड्यूटी है, वो गिरफ्तारी से पूर्व पकड़े जाने वाले व्यक्ति से कहेगा ये तुम्हारा विधिक अधिकार है कि आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष करा सकते हैं, और इस तरह का एक सहमति पत्र तैयार करेगा। तो मेरे साथियों, ये बहुत जरूरी है। सेक्शन 50 कब मैंडेटरी है? फिर सेक्शन 50 मैंडेटरी है, मगर ये कब अप्लाई होगी? प्रायर इंफॉर्मेशन पे। अगर पुलिस वालों को पहले से जानकारी है कि अमुक व्यक्ति इसमें है कि जो भी लेके जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपकी रिकवरी आपको पकड़ता है, आपकी बॉडी में से रिकवरी करवाता है, तो रिकवरी से पहले उसे सहमति पत्र ये देना पड़ेगा और आपको एक ऑफर देना पड़ेगा कि आप अपनी जामा तलाशी विधिक रूप से किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष चल के करा सकते हैं। अगर उसने ये सहमति पत्र तैयार अलग से किया, साथ ही साथ फर्द में उसने ये बात का उल्लेख किया कि आप अपनी जामा तलाशी विधिक रूप से किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने चल के करा सकते हैं, तो सेक्शन 50 की कंप्लायंस मानी जाएगी। ज़्यादातर केसों में क्या होता है, ना तो सहमति पत्र इस बात का बनता है और ना ही आपका जो फर्द बनाई जाती है उसमें इस बात का उल्लेख होता है। कभी कभी हाफ उल्लेख होता है कि आपका अधिकार है कि आपकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष चल के कराई जा सकती है। ये 50 की कंप्लायंस नहीं है। कभी कभी होता है आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष चल के करवा सकते हैं, ये भी 50 की कंप्लायंस नहीं है। उसमें द वर्ड यूज है, यू हैव गॉट सर्च बिफोर ए गस्टेड ऑफिसर बट ए मजिस्ट्रेट। अगर जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो ये 50 की कंप्लायंस नहीं मानी जाएगी, और इस 50 की कंप्लायंस ना होना मात्र एक आधार पर मुकदमा छूट जाएगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़, ये 50 की कंप्लायंस पर्सनल सर्च पे अप्लाई करती है। अगर आपके पास बैग है, आपके पास स्कूटर है, आपके पास कार है या आपके पास ट्रक है, उनमें ये 50 NDPS एक्ट के जो मैंडेटरी प्रावधान है नहीं लागू होती, केवल पर्सनल सर्च के ऊपर लागू होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि 50 किस तरह से मैंडेटरी है। अब इसके बाद आता है 52 ये है, जब आप गिरफ्तार होंगे तो सर्च ले जाएंगे, फर्द बनेगी। उसके साथ एक 52A जुड़ा हुआ है जो बहुत कम लोग आप लोग ध्यान देते हैं। 52A में ये है कि फर्जी ना फंसाया जाए, इसलिए वीडियोग्राफी कराई जाएगी, और वीडियोग्राफी करके उनकी इन्वेंट्री बनेंगी। उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछे कि ये जो चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अब आती है सेक्शन 55। सेक्शन 55 क्या है? जब आदमी अरेस्ट हो जाता है, माल सील हो जाता है, थाने आता है, तो थाने का भार साधक अधिकारी की मोहर से वो माल और जो सील है वो थाने के डबल लॉकअप में रखा जाता है। उसमें भार साधक अधिकारी जहाँ पे SO है या जहाँ पे SHO है उनकी सील लगती है, के साथ साथ जिस सील से सील हुआ है वो सील भी भार साधक अधिकारी लेगा, माल खाने में रखेगा, माल खाने में उसका इंदराज होगा। अगर ये चीज़ें कमी है तो ये डायरेक्टरी है, मगर ये कब मैंडेटरी हो जाती है? जब मुकदमे के दौरान ये मैंडेटरी की तरह ट्रीट हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण, अभी मैं उस पर आगे आपको बताऊंगा किस तरह ये मैंडेटरी हो जाती है। इन हालतों में कैसे मुकदमा छूट सकता है। 57 क्या है? जब कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, उसका दायित्व या कर्तव्य है कि वो गिरफ्तारी की सूचना 48 घंटे के अंदर लिखित रूप में थी। तो ये भी डायरेक्टरी है। कब मैंडेटरी होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो मैंने आपको बताया 42, 43, 50, 52, 52A, 55 और 57। एक इसमें सेक्शन है 67 जैसे कन्फेक्शन बिफोर पुलिस एडमिसिबल नहीं, मगर यहाँ नारकोटिक्स विभाग के सामने किया गया कन्फेक्शन एडमिसिबल इन एविडेंस है। उसके उस कन्फेक्शन पे ही ये 67 में प्रोवाइड किया गया है। तो 67 में NCB के नारकोटिक्स विभाग पुलिस के तहत नहीं आता है, उसमें भी
तहत नहीं आता है। उसमें पुलिस जो अभियुक्त की स्वीकृति संस्कृति है वो लिखे राइट डाउन की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कन्विक्शन कैन बी सस्टेन। तो ये चीज़ें मैंने आपको बहुत छोटे तरीके से, बहुत सूक्ष्म रूप से आपको बताया कि एनडीपीएस एक्ट कितना आसान सा है अगर आप हंसी हंसी में करें, अदरवाइज बहुत परेशान है। अब मैं आपसे सबसे पहले ये शुरुआत करता हूं कि जिस समय पास होती है आप मुकदमे को कैसे किस तरह तैयार करें। आपने देखा मुकदमा प्रायर इंफॉर्मेशन के नहीं है, ऑल ऑफ सडन इंफॉर्मेशन के हैं, तो क्या क्या है ये आपको देखना आवश्यक है। सबसे पहले शुरुआत क्या होती है, फर्द में जो भी फर्द बनेगी वो अकॉर्डिंग टू 100 सीआरपीसी की जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की, या जनता के गवाह वहां होंगे। तो फर्द प्रिपरेशन के लिए जनता के गवाह फर्द कैसे प्रिपेयर होगी, 103 165 जाफ्ता फौजदारी के तहत प्रिपेयर होगी। सपोज करिए एक केस में ये आया कि एक व्यक्ति को स्टेशन पे गिरफ्तार किया गया, उससे माल बरामद हुआ, लिखा पढ़ी थाने पे बैठ के की गई, तो ये अकॉर्डिंग टू, तो इस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात समझ लीजिए कि जिरह में आता है कि साहब फर्द बनी, फर्द बनते समय माल को जो तोला गया, तो तोलने के लिए क्या चीजें आई, कहाँ से आई, इस चीज को आप स्ट्रेस करेंगे। जिस समय माल तोला गया, आपको ये बहुत बड़ी जिरह में है, जब माल तोला गया तो बाट माप कहाँ थे, जो बाट माप लेके आ रहा है क्या उसे गवाह बनाया, क्या बाट माप की कोई फर्द बनाई, ये जो बाट माप बनाए तो उस समय तक माल खुला हुआ रखा था या माल वैसे रखा था। इस पे आपको बहुत आवश्यक जिरह हिट करना है ये पॉइंट को कि ये फर्द की क्रिएशन को पूरा डाउटफुल करता है कि साहब ये माल को जब सील मोहर किया तो किस सील से सील किया, वो सील और नमूना मोहर की सील क्या एक ही है, क्या वो सील आपके द्वारा, अभी देखिए मैं साधक अधिकारी को दाखिल की, क्या भार साधक अधिकारी के दस्तखत है माल पर, क्या भार साधक अधिकारी ने दस्तखत करके सील को सील किया। आपको ये सवाल जब पूछेंगे तो आधे से ज्यादा में ये बातें नहीं होती है। जब ये नहीं होता, जहां राइट अफेक्ट हो रहा है वहां ये मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप ये नहीं पूछेंगे तो इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ही है। अगर आप ये सवाल पूछते हैं तब ये मैंडेटरी हो जाता है डायरेक्टरी से। तो अब आप देखिए कि सील की कितनी अहमियत है। अब जब सील रखा जाता है डबल लॉकअप में, तो सील का इंदराज होता है रजिस्टर में। जब ये माल एफएसएल के पास जाता है तो ये माल जब जाएगा तो इंटैक्ट हालत में रजिस्टर में दर्ज होगा कि ये सील इंटैक्ट थी, इसके साथ ये वाली सील भी मौजूद थी, और जो नमूना मोहर है उस नमूना मोहर की सील मिलाई गई। अब वो जब सील लेके जाएगा और एफएसएल के पास तक जा रहा है, वो सील इंटैक्ट होना चाहिए, ये लिंक एविडेंस कहलाती है। तो आप लोगों को इस पे जिरह करनी है। वो लिंक कै दिन पहुंचा, अगर वहां पर सील जो है नमूना मोहर की सील से इंटैक्ट नहीं पाई जा रही है तो आपको कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्टेन नहीं। 55 की कंप्लायंस की वजह से ये मैंडेटरी हो गया, आपके राइट अफेक्ट हो गए, सजा नहीं हो सकती है। अब दूसरी चीज सोचिए कि जो सील मोहर माल गया करा अरेस्टिंग वाले, मेरे नाम की सील थी, मेरा नाम अरविंद, अरविंद के नाम की सील थी, मगर जो सील वहां गई वहां यूपीपी के नाम की सील गई। आप उसे सुझाव देंगे, देखिए आपके नाम की सील का माल सील नहीं गया, मुझे नहीं बता सकते हैं। वो कहेगा हाँ नहीं बता सकते हैं। अगर किसी और सील के गया तो ये माल टेम्पर हुआ, तो देखिए कितना बड़ा। दूसरा चीज प्रोसिक्यूशन को लिंक एविडेंस, हाँ तो सील बंद हालत में रहा, किसी को तोड़ने मरोड़ने का मौका नहीं मिला, इस पे आप सवाल पूछेंगे। जब इन सवालों पे पूछेंगे तो उसकी सेंटिटी डाउटफुल होगी और क्रिएशन ऑफ द फर्द गलत हो जाएगा और आप बाइज्जत बरी होंगे। इसी में एक आगे है कि आप जो मैंने कहा था 57 की पकड़ने के 48 घंटे के अंदर उच्च अधिकारियों को सूचना दी जो है, आप इसके बारे में पूछिएगा। इसके बारे में किस उच्च अधिकारियों को दी गई, उच्च अधिकारी, देखिए हमारा कहना है कि आपने पकड़ के थाने में बंद कर दिया, इस तरह की कार्रवाई की गई तो ये मैंडेटरी बन जाएगा। तो मेरे साथियों, मैंने आपको कितनी छोटी तरह से, कितनी आसानी से बताया
कि ये ऐसा अपराध नहीं है जिसमें आप घबराइए। हाँ, यहाँ बेल है, बेल 37 में होती है। इस बेल प्राप्त करना थोड़ा टफ है। बेल इसलिए प्राप्त करना टफ है कि इसमें बर्डन आपके ऊपर लाई कर रहा है। बेल देते समय मजिस्ट्रेट या जज को ये लिखना होता है कि भविष्य में आप अपराध नहीं करेंगे, पहला सवाल। दूसरा, उसे ये देखना हो कि टोटलिटी ऑफ द जो मनी भी है इस पे सजा नहीं हो सकती है। अगर दोनों चीजें ये मीट आउट हो जाती हैं तो आप बेल पाने के अधिकारी हैं। कंप्लायंस की नहीं है तो बेल पाने की अधिकारी है, ये चीजें नहीं है तो बेल पाने के अधिकारी है। तो मेरे साथियों, मैंने आपको कितनी आसानी से किस तरह बताने का प्रयास किया, ये कोई घबराने की बात नहीं है। एनडीपीएस बहुत छोटा सा है मगर थोड़ा टेक्निकल है, ये भी कामयाबी मिले। केसों में फर्जीफिकेशन हो रहा है, फर्जी रूप से मुलजमान बनाए जा रहे हैं, तो इन हालतों में आपको अपनी जगह को दुरुस्त करना है और आपको टेक्निकलिटी पे अच्छी तरह काम करना है। आपको रूलिंगों पे काम करना है कि फर्द किस तरह से इलीगल होगा, क्रिएशन ऑफ द फर्द, तो सारी चीज फर्जी हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें यह कि जब मुकदमा हो रहा है, माल अदालत में नहीं आ रहा है, तो उसका भी बेनिफिट आप पूछेंगे, उससे सवाल पूछेंगे कि ये जो माल गया था नहीं है, इस पे किसकी सील लगी है, इन बारों में सवाल पूछेगा। तो एक बार अगर आपने माल जो पेश किया गया है उसे संदिग्ध घोषित किया तो कोई कोर्ट सजा नहीं कर सकती है। कभी कभी ये होता है कि माल तो पेश हुआ, प्राप्त हुआ 1 kg, भेजा गया उसकी वहाँ के FSL के लिए 10 ग्राम, न्यायालय में पेश हुआ पता चला पौन ग्राम, तो इसका मतलब ये लगता है पौन किलो, इसका मतलब ये लगता है कि वास्तविकता में ये सारी कार्रवाई फर्जी रूप से की गई है। और हम ज़्यादातर ये जानते हैं कि भाई लोगों, NDPS के मुकदमे का यूज़ पुलिस जो है आजकल अभियुक्त को ज़्यादा समय जेल रखने के लिए कर रही है, तो इसलिए सारी कार्रवाई थाने पे बैठ के की जा रही है। तो इस बारों में आप बहुत महत्वपूर्ण 42, 50, 52, 52A, 55, 57 इनकी को कैसे ब्रेकेज करेंगे, ये आपकी काबिलियत है। छोटे समय में आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई बहुत महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण मैंडेटरी। अब सपोज करिए ऑल ऑफ सडन किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो 50 अप्लाई नहीं करेगा, मगर पुलिस वाले 50 अप्लाई करने के लिए लिख देते हैं। आपने देखा होगा कि जब पकड़ा, भागने का कारण पूछा, पास स्मैक है, जहां स्मैक पूछा तो 50 अप्लाई हो गई, प्रायर इन्फॉर्मेशन हो गई। जब प्रायर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो आपको लाना है कि 50 की कैसे कंप्लायंस नहीं की। एक रूलिंग आपको तो जस्टिस माथुर साहब की आई, उसमें ये कहा अगर अरेस्ट होती है तो उसके बाद ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो ले जाए मजिस्ट्रेट के पास या गजेटेड अफसर के पास। ये रूलिंग भी आप ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की तलाश कर लीजिए। तलाश करने के बाद आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ना मिले तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। उसमें कहा ये मैंडेटरी है, पकड़ने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि ऑफर कर रहे हैं, आप उसे ले जाएंगे। आपको बता रहे हैं, इससे बलवीर सिंह है, जसपाल है, सत्यदेव है, महादेव है, नथू सिंह है, इन तमाम रूलिंगों में इन्हीं बात का हवाला दिया है। जरा जरा सी बिंदु पे कब मैंडेटरी बन जा रहा है, कब पता चला, किस तरह आपको फ़ायदा मिलेगा, किस तरह की ये मुकदमे, इस तरह के मुकदमे हैं कि जिसमें भाई प्लांटेशन का ज़्यादा होता है। अब दूसरी चीज़, हैवी मात्रा मिली तो हैवी तो कोई प्लांट नहीं कर देगा, तो उसके लिए आपको पूरा टेक्निकलिटी पे जाना है। अगर 42 का है, वेसल्स, बिल्डिंग, आपको होता है सराउंडिंग प्लेस, और प्रायर इन्फॉर्मेशन है, राइट डाउन नहीं किया गया है, तो चाहे कितनी बड़ी को हो जाए, ये मैंडेटरी प्रावधान है। आपको इस बात पे जिरे करेंगे कि देखिए ये प्रावधान है, इसकी आपको जानकारी है नहीं है, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपने ये राइट डाउन किया या नहीं किया, नहीं करा है, क्यों नहीं करा, इसका मतलब इस तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई। ये सब आपने, अगर वंस आपने उसकी बरामदगी, चाहे प्लांटेशन कितना बड़ा हो, मैंडेटरी प्रावधान का पालन नहीं किया है तो आपका मुकदमा हर हालत में छूटेगा। इसीलिए पर्सनल सर्च में आपको होता है मैंडेटरी प्रावधान का पालन नहीं किया, 100% छूटेगा। आपको होता है सेक्शन 50 जो सील से संबंधित है, अब कब मैंडेटरी हो जाती हैं, आपने ये जागृत कर दिया, 100% मुकदमा छूटेगा। 57
कि इंफॉर्मेशन किस समय आपने इस चीज़ को कहा, इंफॉर्मेशन से राइट अफेक्ट हो रहे हैं, उन हालत में आपको हर हालत में मुकदमा छूटेगा। तो आपको अपनी जगह इतनी विस्तृत, इतनी अच्छी ऐसी रखनी है। पता चला कि इन छोटी सी बात, मैंने आपके सामने बहुत छोटी सी बातों में सारी बात का समावेश करने का प्रयास किया। धारा 67 एक खतरनाक है। धारा 67 में यह है, जो स्टेटमेंट एनसीबीबी वाला पुलिस का नहीं आता है, धारा एनसीबीबी की उस पे मात्र सजा हो सकती है जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट है। इसमें बर्डन आपके ऊपर है टू प्रूव करें कि आपके पोजीशन में क्या आया, कैसे आया। यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है एनडीपीएस में। 37 में 2 ही ऑप्शन है, मगर आप उसे भी तोड़ सकते हैं। उसका कभी आप एनसीबी का आपने देखा हो, एनसीबी में लिखा होता है कि मैंने बता दिया कि नारकोटिक एक्ट में ये लिखा हुआ है, तो एक नारकोटिक्स एक्ट पता है, आप उस चीज पे हिट करिएगा जो उनका 167 है। इस सेक्शन के बाद बता दिया, एक जाहिल अनपढ़ आदमी को क्या पता है क्या चीजें हैं, कैसे पता है क्या है। तो आप उन चीज़ों को पूछिएगा क्या, जो वो लिखते हैं तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, तो उसकी पूरा बयान लिखते हैं 1 पेज 1.5 पेज का। आप उसके जो मुख्य चीज़ें हैं वो पूछिएगा, उसका जवाब एनसीबी अरेस्टिंग वाला नहीं बता सकता। इट मीन्स कि उसने सारा खुद लिखा है। जब आपने लिखा ये उसकी स्वीकृति नहीं है तो साक्ष्य में गिराया नहीं होगी। तो मेरे साथियों, किसी तरह से एनडीपीएस सेक्शन 50 भी अप्लाई हो रही है, सेक्शन 100 भी अप्लाई हो रहा है, एविडेंस एक्ट के तहत गवर्न भी हो रहा है। तो कितना आसान से, मगर आपको केवल ये बातें देखना है, कौन मैंडेटरी प्रावधान है, कौन मैंडेटरी प्रावधान का अगर पालन पुलिस ने करे वैसे ही छूट जाएगा। जो डायरेक्टरी है उन्हें आपने मैंडेटरी बना दिया, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो मेरे साथियों, आप अपना दिमाग चारों तरफ खोल के रखिए। कितनी आसानी से मैंने आपको बताने का प्रयास। आप एनडीपीएस एक्ट से घबराए नहीं। एनडीपीएस एक्ट बहुत, अपनी जगह सबसे बड़ी अपनी काबिलियत, अपनी जगह पर विश्वास करिए। कानून के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप 100% मुकदमा छुड़ाएंगे। एनडीपीएस के मुकदमे में एक्यूटल 99% है अगर आप सही से मुकदमा कर रहे हैं। 100% आपको होता रहे। अदालत के हाथ बंद जाएंगे चाहते हुए। अब से क्या हो रहा है, छूटे हुए मुकदमों में भी आप भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो भाई, इस ना होने की वजह से आपको सेक्शन 8 में जो दिया है पढ़ना है, क्या क्या चीज रखना, क्या मैन्युफैक्चर करना, क्या क्या ये करना, सारी चीज दी है। 15 से लेकर कन्विक्शन के बारे में किन किन हालतों में क्या दिया है। अब आपको होता है हीरोइन की मात्रा, जो ओपियम की मात्रा है उसके लिए दिया है 0.2% जो है। उसमें जो मार्फिन की मात्रा है 0.2%, जिसमें भी आएगी वो मार्फिन पता चला नशे वाली चीज मानी जाएगी, 0.2 से नीचे आए। तो आपको अपनी जगह में इन बातों को लाना है। तो मेरे लायक दोस्तों, मेरे साथियों, आपको अच्छा लगा होगा कि काफ़ी समय, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। तो आपको एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई किसी तरह की जानकारी हासिल करनी है, आप प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न मुझे लिख के दे दीजिए। कल इसी समय मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। एनडीपीएस एक्ट के बारे में ही कल पुनः चर्चा होगी। और एनडीपीएस के एक्ट के अलावा एनआई एक्ट में आपकी कोई समस्या हो, जो सवाल रह गए हो, वो मुझसे पूछ लीजिए। कि एनआई एक्ट में जो 3 सवाल मुझसे पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक सवाल और उसमें पूछा गया था, वो सवाल ये पूछा गया था कि साहब, हम तो डिफेंस ले चुके, हमने मान लिया चेक हमारा है, एस सिक्योरिटी में है। मैंने भाई, तब एविडेंस देखो। क्या पूछोगे, ये एविडेंस देखने के बाद ही पता चलेगा। जब वंस यू एडमिटेड, तब आपके पास क्या रहता है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, छोटों, सबको से मैं करबद्ध प्रार्थना है कि आधा घंटा हो गया, ये लाइव चल गया है, पता नहीं कल चलेगा नहीं चलेगा। तो कल मैं फिर एनडीपीएस के बारे में पुनः आपसे वार्ता करूंगा। आपकी जो जो समस्याएं हो, जो जो क्वेरी हो, एनडीपीएस एक्ट के बारे में पूछ लीजिए। 1 से 83 तक एनडीपीएस एक्ट है, उसका वो आगे रूल्स हैं, मगर मुख्य धाराएं यही हैं। जिन धाराओं पे सारा मुकदमा चलता है उस पर कार्रवाई होती है। तो इन्हीं धाराओं पे। तो आज के लिए काफ़ी। नमस्कार।